गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बहुत स्वस्थ होंगे आप लोग, बहुत खुश होंगे। इसी मुस्कान को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर की फिर शुरुआत हमारी कुछ स्पेशल लाइनों से। और ये मेरी लाइनें मेरे लाडलों के लिए फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। गौर फरमाइएगा। किसी एक उलझन में ही उस उलझन का हल मिलता है। किसी एक उलझन में ही उस उलझन का हल मिलता है और अच्छा परिश्रम करने से ही सुनहरा कल मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, उस सुनहरे कल को और सुनहरा बनाने के लिए और उसमें अपनी थोड़ी सी भागीदारी करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर 11th और 12th क्लास दोनों को समर्पित। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर है ये दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन वीडियो है जिसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी वॉच आउट करें और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के तो सिलेबस में आता ही है। 11th क्लास में आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 8 से उठाया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन से, और 12th क्लास के लिए आज का टॉपिक उठाया गया है चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट गिव्स अस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस। एक वो ब्रांच केमिस्ट्री का जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस के बीच में। जिस वेसल के अंदर हम वो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन अगर हम कराते हैं और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता लगता है। अब वो वेसल जिसके अंदर हम ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उस केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस डिवाइस को सेल के नाम से पहचाना जाता है। इसका मतलब पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात होनी है और उनसे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बात होनी है। और जिस कंटेनर के अंदर, जिस वेसल के अंदर ये कार्य किया जाएगा उसे सेल के नाम से पहचाना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सेल को समझने से पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये दोनों क्लास में होता है, 11th क्लास एंड 12th क्लास। आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करते हैं पहली बेसिक डेफिनेशन से। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड। 8th और 9th क्लास की अगर मैं बात याद करता हूं तो एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक शीट सी बना देते थे इस प्रकार बोर्ड पर टीचर्स और कहते थे दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। 1-2 साल इसी कंफ्यूजन में बीत गया है। एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज, वन इज नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव। कभी पॉजिटिव किसी को बोल दिया, कभी नेगेटिव किसी को बोल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, हम चार्जेस की डेफिनेशन हटाते हैं और नई डेफिनेशंस की तरफ आगाज करते हैं। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या छोड़ सकता है। Any substance which either can gain the electron or lose the electron is named as electrode। अब ये सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है। वो एक अलग बात है कि हम आसानी से जो हैंडल कर सकते हैं वो मेटल्स को कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरली सॉलिड होते हैं, उसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो जनरली जो इलेक्ट्रोड्स आप देखते हैं वो मेटल्स की ही जनरली देखते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, और सेकंड डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी इलेक्ट्रोड की कितना सामर्थ्य है इलेक्ट्रॉन गेन करने का और छोड़ने का। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब किसी इलेक्ट्रोड का कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की, यदि हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस पर माप लें कि जिंक की कितना पोटेंशियल है
इलेक्ट्रॉन छोड़ने का। अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस, और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब 298 स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसेंट्रेशन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अगर माप लेते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ई से करते हैं, कैपिटल ई से करते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम ऊपर नोट लगा देंगे इसका मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन करना या छोड़ना ये दो बातें हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो नामों से पहचाना जाता है। फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी दो नामों से पहचाना जाता है। अब बारी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जानने की। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से पहले 11th क्लास और 12th क्लास स्टूडेंट्स दोनों ही पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानिए। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, इसको इस पे पहले गौर फरमाइए। मेरे प्यारे बच्चों, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो जानते हैं, डेफिनेशन उनको सिखाई जाती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को पहचाना जा सकता है, और इसके अलावा भी इसकी दो अतिरिक्त डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या नेगेटिव चार्ज घटता है। ऐसे प्रोसेस को चार्जेस के बिहाफ पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाइस वर्सा, रिडक्शन को जहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज घटता है, ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से पहचाना जाता है। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर इस प्रोसेस में Zn से Zn2 पॉजिटिव बना और यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना। अब इस प्रोसेस में 0 से +2 चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज 0 हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, और इसको रिडक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो तरीके से पहचाना जा सकता है। चार्जेस के बिहाफ पर भी पहचाना जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज घटता है तो रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की भी परिभाषा होती है। किसी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे ऑक्सीडेशन के नाम से पहचाना जाएगा, और अगर किसी में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे रिडक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। बढ़ते हैं इस बेसिक टर्म के साथ अपने टॉपिक पर वापस कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं ई का मतलब अभी बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट लगा लूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अब मैं आगे क्या लिखता हूं, आगे लिखता हूं Zn से बना Zn2 पॉजिटिव, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो ये कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऊपर नोट लगा दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैंने लिख दिया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर यहां पर बन रहा है तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। इसी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप साथ के साथ नोट बनाइए। पहला नोट आप लिखिएगा, फर्स्ट नोट, हमेशा और हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को माना जाता है। इसका मतलब आप कोई भी न्यूमेरिकल जब भी आप टच करें, राइट, आप हमेशा और हमेशा पहले ये चेक करें कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या नहीं है, और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो पहले उसे रिडक्शन पोटेंशियल में बदलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल मैं अगर लिख देता हूं यहां पर कि भाई ई नोट ऑफ कॉपर, ई नोट ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट, मैंने ये लिख दिया।
अब ना उसके आगे मैंने लिखा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो आप पहचान जाएंगे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो समझ जाइएगा कि जो स्टैंडर्ड माना गया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माना गया है। तो स्टैंडर्ड जो माना गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज दिस, तो समझ जाइएगा कि सर ने रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखिए, मैग्नीट्यूड में पॉइंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है फॉर द सेम सब्सटेंस, बस उनके साइन ऑपोजिट होते हैं। साइन का मतलब ये है, अगर मैं आपको देता हूं यहां से फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि भाई ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड दिस इज 0.76 वोल्ट, और मैं कहता हूं जिंक का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, राइट। अब मैं कहता हूं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बताइए, तो आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज घट गया है, इसमें बन गया, क्या बन गया ये बन गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, मतलब वैल्यू तो 0.76 ही रहेगी, राइट। लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। साइन ऑपोजिट का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -0.76। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अपने ये दोनों पॉइंट आप इंपॉर्टेंट नोट करें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास राइट में हमने लगभग कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल इधर आपको दे रखे हैं, राइट। ये हमने लगभग सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे हैं, और जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं तो समझ जाइएगा कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट। यहां पर ये दिए हुए। अब हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, किसी की ज्यादा है, राइट। अब दो इलेक्ट्रोड में कितना अंतर होता है, उनके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से पहचाना जाता है। यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ई नॉट ऑफ द सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि दो के बीच में कितना डिफरेंस होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, उसको ई नॉट ऑफ द सेल के नाम से पहचाना जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से पहचाना जाता है, और उसको हम ईएमएफ या ई नॉट ऑफ द सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। एक इलेक्ट्रोड एनोड होगी, एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगी, दोनों में से कैथोड में से माइनस कर देंगे एनोड के पोटेंशियल को, और आपको सीधा मिल जाता है यहां से, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां पर एक पॉइंट नोट करके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, एनोड जनरली उसको मानना है और कैथोड जनरली किसको मानना है। एनोड मानना है जिसका लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, और कैथोड उसको मानना है जिसका मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। याद रखें, अगर दो इलेक्ट्रोड मैं आपको दे देता हूं, एल्यूमिनियम और जिंक इलेक्ट्रोड अगर मैं आपको दे देता हूं और आपसे कहता हूं बताइए कौन एनोड कौन कैथोड, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो तो एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड। तो अब आपको चार्जेस में पजल होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहती है, रेडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है दो इलेक्ट्रोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसे एनोड माना जाएगा, उसे एनोड के नाम से पहचाना जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसे कैथोड के नाम से पहचाना जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, उसको हम पहचानते हैं, किस नाम से पहचानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पर एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ई नोट ऑफ जिंक और आपको ई नोट ऑफ कॉपर अगर आपको दिया हुआ है,
इनोट ऑफ कॉपर अगर आपको दिया हुआ है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है और ये आपको 0.34 वोल्ट दिया हुआ है और आपसे कहते हैं भाई इनोट ऑफ द सेल निकालिए। अब आप लोग जानते हैं इनोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड। अब इसमें कैथोड अपने आप देखिए और एनोड अपने आप देखिए, फटाफट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका कम है तो ये तो एनोड माना जाएगा और ये एनोड के नाम से पहचाना जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड के नाम से पहचाना जाएगा। ये आपका कैथोड हो गया। बस अब आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ -0.76 एंड आंसर इज 1.10 वोल्ट। दैट्स इट। एक बार हल्का सा रिकैप करता हूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड, फॉर्मूला हो गया। कैथोड किसको मानना है? उस इलेक्ट्रोड को कैथोड माना जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। एनोड किसको माना जाता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। या तो आपको कैथोड एनोड दे देंगे, अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने मानना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे सीधे बात, ये कुछ वो फॉर्मूले हैं और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं कि बुक में आप पजल हो जाएंगे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कई बार इवन टीचर्स भी इन कॉन्सेप्ट में पजल्स रहते हैं। तो मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारा प्रयास सीधा सीधा ये है कि सरल भाषा में अपने सब्जेक्ट को अपने चाहने वाले बच्चों तक पहुंचाना। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां से अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं सीधा। अब जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उनका सीबीएसई क्लास 12th और एमसीक्यूज इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से डायरेक्ट लेना देना है। शुरू करते हैं यहां से। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज मेरे प्यारे बच्चों, एक वो सीरीज जिसमें सभी इलेक्ट्रोड को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में अरेंज किया हुआ है, उस सीरीज को इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के नाम से पहचाना जाता है। द सीरीज इन विच द वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, उस सीरीज को इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के नाम से पहचाना जाता है। इस सीरीज की एप्लीकेशंस बहुत हैं। अब आते हैं इट्स एप्लीकेशंस। नाउ लेट अस कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चंस की एक तरीके से भरमार आने वाली है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। इस सीरीज की एप्लीकेशन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास में से रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी आपने पढ़ा होगा। इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। केवल और केवल रिएक्टिविटी नहीं, इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। गौर करते हैं पहली एप्लीकेशन की तरफ। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज इज दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बड़े आसानी से आपको पता लग जाएगा। दो अगर एलिमेंट आपको दिए हुए, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, डायरेक्ट लेना देना क्या है, सीधा बढ़ते हैं। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज directly proportional to oxidizing agent and it is inversely proportional to the reducing agent। मतलब जितना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। दो एलिमेंट की बात करते हैं। पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन 2.87। आपसे क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब आप बताइए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनोट। और आप लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर हो जाएगा।
यानी कि फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली रिलेटिवली अ मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन लिथियम। इसका वाइस वर्सा, आपसे पूछते हैं बताओ दोनों में बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो सीधी सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, तो यहां से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपका लिथियम है। जनरल नॉलेज के लिए आप ये भी नोट कर सकते हैं लिथियम का पूरी सीरीज में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सेकेंड, आप फ्लोरीन का आप नोट कर सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, व्हाई फ्लोरीन इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चे से, अब आपसे क्वेश्चन बताइए, आई हैव 3 एलिमेंट A, B एंड C। एक का रिडक्शन पोटेंशियल मैं दे देता हूं -0.76 वोल्ट, एक का हम दे देते हैं 0.0 वोल्ट, और एक का हम दे देते हैं 0.34 वोल्ट। अब आपसे मैं पूछता हूं तीनों एलिमेंट्स को बढ़ते हुए रिड्यूसिंग कैरेक्टर के क्रम में अरेंज करिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये हो जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ई नोट, और आप लोग जानते हैं जो ऑर्डर ई नोट का होगा दिस इज द ऑर्डर ऑफ ई नोट। ई नोट बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग कैरेक्टर के या रिड्यूसिंग एजेंट के क्रम में इनको अरेंज करना है, तो इसका इनवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर ए का सबसे ज्यादा होगा, राइट, देन द ऑर्डर विल बी ए, उसके बाद बी और सबसे कम सी। इस प्रकार आप वेरियस एलिमेंट्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन आती है, लेट अस कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज और प्यारी एप्लीकेशन है, that is reduction potential, standard reduction potential is inversely proportional to the reactivity of metal। मेटल की रिएक्टिविटी, भैया जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, गौर से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी कि मैं अगर 2 एलिमेंट आपको दे देता हूं, एक मैंने जिंक दिया, एक मैंने कॉपर दिया, इसका माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका प्लस में है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 0.34 वोल्ट है। अब आपसे पूछा जाता है बताइए जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो पता लग गया आपको, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। आपसे क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज, बताइए भाई क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ZnSO4 + C, और एक्सप्लेन भी करिएगा साथ के साथ। इसका मतलब इस रिएक्शन में जिंक ने, अगर ये रिएक्शन होती है तो जिंक को कॉपर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। अब आपसे मेरा सवाल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी कि रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इट इज लेस रिएक्टिव। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये मोर रिएक्टिव। अब आप मुझे बताइए जो मोर रिएक्टिव मेटल है क्या वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब यस, दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट अस कम टू द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज स्टोरेज, कि किसी सब्सटेंस को स्टोर किया जा सकता है या नहीं किसी कंटेनर के अंदर, ये भी हमें इस सीरीज से या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से आसानी से पता लग जाता है। कैसे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा आप ई नोट ऑफ द सेल निकालिए, ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट ऑफ द सेल का एक फॉर्मूला हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं और दूसरा आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ई नोट ऑफ सॉल्यूशन, ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नोट ऑफ वेसल, ई नोट ऑफ वेसल, ये निकालेंगे। नाउ नोट दैट E naught comes out to be positive, E naught comes out to be positive, cannot store। इसका मतलब वहां पर वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और हम स्टोर नहीं कर सकते। E naught comes out to be negative, yes we can store। तो फॉर्मूला क्या है? E naught का दूसरा फॉर्मूला है E naught of solution minus E naught of vessel। हम आपसे कहते हैं बताइए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज ऑफ जिंक सल्फेट
जिंक सॉल्यूशन का सल्फेट है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या उसे कॉपर के बर्तन में हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? साइंटिफिक जवाब देना है। दीजिए, ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे। ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.34 वोल्ट है, और जिंक का आप लोग जानते हैं -0.76 वोल्ट होता है। ई नॉट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन है, जिंक, किसके बराबर हो जाएगा, -0.76 माइनस वेसल, वेसल किसका है, कॉपर का है, माइनस ई नॉट ऑफ वेसल दैट इज 0.34 वोल्ट। आंसर आया -1.10 वोल्ट। नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आ गया यस स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव आता स्टोर नहीं कर सकते थे। तो यहां पर हम इसको रब करते हैं, राइट। और सेकंड क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है प्यारे बच्चों, नाउ आई हैव द नेक्स्ट एग्जांपल एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज, बताते रहिएगा फटाफट। यहां पर मेरे पास ये वेसल है, और इस वेसल के अंदर दिस इज, यहां पर मेरे पास कॉपर है, और यहां पर मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। अब आप बताइएगा वेदर वी कैन स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए वेसल ऑफ कॉपर और नॉट, क्या कॉपर के वेसल में उसे स्टोर किया जा सकता है या नहीं? सीधा फॉर्मूला लगाएं, ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ वेसल, ई नॉट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नॉट ऑफ वेसल। सॉल्यूशन सिल्वर का है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, कॉपर का 0.34 वोल्ट। यहां पर ई नॉट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नॉट ऑफ वेसल, सीधा 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 कॉन्सेप्ट है, राइट। सॉल्यूशन 0.80 वोल्ट माइनस वेसल 0.34 वोल्ट, आंसर आया दैट इज 0.46 वोल्ट। यहां से पॉजिटिव। अब आप बताइए, अगर पॉजिटिव आ जाएगा स्टोर नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा स्टोर कर पाएंगे। नो, वी कैन नॉट स्टोर, इसको इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने अभी तक इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल की 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ा दी है। बढ़ते हैं फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल। अब जो फाइनल एप्लीकेशन इसकी आती है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फोर्थ एप्लीकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ एप्लीकेशन यहां से, द फोर्थ एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट किसी भी सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टू कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल। अब ई नॉट ऑफ द सेल, गौर फरमाइएगा, ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। दूसरा फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में बताया गया, ई नॉट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नॉट ऑफ वेसल। यहां पर इसकी एक और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज दैट if E naught comes out, E naught of the cell comes out to be positive, then the reaction is spontaneous. इसका मतलब रिएक्शन होगी, फिजिबल है, होगी। E naught of the cell किसी भी रिएक्शन का आप निकाल लीजिए, अगर नेगेटिव आता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या नॉन फिजिबल है। 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉन फिजिबल है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आगे से क्वेश्चन अपने आप, ई नोट ऑफ ए इज गिवन एज, ध्यान से, दैट इज 0.40, राइट। ई नोट ऑफ बी आपको गिवन है, दैट इज 0.60 वोल्ट। मेरा सवाल आपसे ई नोट ऑफ द सेल निकालिए। अब ई नोट ऑफ द सेल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इनमें से कैथोड एनोड अपने आप सेलेक्ट करिए। अगर मैं यहां एनोड दे दूं, यहां कैथोड दे दूं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। बाय चांस अगर आपको कैथोड एनोड ना बताया हुआ हो तो उस पॉइंट को याद करिए जो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया गया था। और क्या बताया गया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसे तो एनोड माना जाएगा, उसे एनोड के नाम से पहचाना जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड के नाम से पहचाना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई नोट ऑफ बी माइनस ई नोट ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 0.60 वोल्ट माइनस 0.40 वोल्ट एंड आंसर इज दैट इज 0.20 वोल्ट।
अब predict the behavior of the reaction. Is it spontaneous or non-spontaneous? Yes, E naught of the cell comes out to be positive and it is spontaneous. मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर 11th क्लास 12th क्लास नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल सुनने से और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जो जो बोलता जा रहा हूं, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, नोट करिएगा। अब जो मैं क्वेश्चन देता हूं, ये असाइनमेंट है, ये होमवर्क है, इन्हें घर पे ट्राई जरूर करना। और हमारा जो रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर फटाफट इनके सॉल्यूशंस हमें भेज सकते हैं और चेक करा सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए यहां से। My first question of the exercise is question number 1. Arrange the following in order of reducing character या reducing agent A, B, C, D। 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और इनको बढ़ते हुए रिड्यूसिंग ऑर्डर के रिड्यूसिंग एजेंट के कैरेक्टर में आपको अरेंज करना है। सबको आप फटाफट अरेंज करते चले जाइएगा। फटाफट अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी का 12th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में गौर फरमाइएगा। Whether the following reaction takes place or not, यहां पर पोटेशियम MgCl2 forming 2KCl plus Mg, given that E naught of K, और आगे कुछ ना लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस इट इज सोडियम minus 2.71 volt and E naught for magnesium is given as minus 2.37 volt, right? Question number 3, whether we can store BSO4 in vessel A or not. In vessel A, right, it is BSO4 and this is vessel is of A. Given that reduction potential of A is minus 2.71 and E naught of B is minus 2.37 volt। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइनल क्वेश्चन, कैलकुलेट E naught of the cell। कैलकुलेट E naught of the cell आप लोगों ने निकालना है। दिस इज A पार्ट A naught of A से A positive, this is equal to 0.40 volt and this is B positive से B 0.70। B part A plus B positive forming A positive plus B। ये भी एक सेल है, इसका E naught of the cell निकालना है। ये भी एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है और इसका ईएमएफ आपको निकालना है। एंड फाइनल आई हैव A पॉजिटिव से A पॉजिटिव से B A एंड दिस इज B पॉजिटिव से B। इन तीनों सेल का आपने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लाडलों के लिए, बड़े मन से और बड़े दिल से अपनी अंतरात्माओं से। हार्ट और ब्रेन का 14 इंचेस का डिस्टेंस होता है।
और इसे कवर अप करते हुए जब एक वीडियो अपने लाडलों के लिए हम संजोते हैं, राइट। लास्ट टाइम जितने प्यारे बच्चों ने वीडियोस देखी हैं उनके लिए मेरा बहुत सारा प्यार, और आशा करता हूं कि अपने सब्जेक्ट में निरंतर आपके उंगलियां पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल आपको हताश नहीं होने देंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो फटाफट YouTube पे जाएं, वीडियो वॉच करें और इनका फायदा उठाएं। अब आप देखिएगा चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू कर दिया है। आज की वीडियो 11th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास के बच्चे इसको वॉच आउट कर सकते हैं, केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं, और आप देखिएगा केमिस्ट्री धीरे धीरे कितनी आसान, बेटर से बेस्ट आप लोग के लिए हो जाती है। थैंक यू, लव यू।